आज बात करते हैं किडनी कैंसर के बारे में। देखो, मोस्टली इसके बारे में पता चलता है आज की डेट में बिना किसी सिम्पटम्स के। पेशेंट ने रेगुलर अपने किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड कराया और अचानक से किडनी में एक रसौली दिखाई देगी, एक ट्यूमर, एक मास दिखाई देगा। तो मोस्टली आज की डेट में जो किडनी ट्यूमर्स के बारे में पता चलता है, हमें ऐसे ही पता चलता है। गुड इवनिंग, मेरा नाम है डॉक्टर अमित बंसल। मैं हूँ सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक्स। बहुत टाइम पहले होता था कि जब मास बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था, जब पेशेंट को वेट लॉस हो रहा होता था या फिर यूरिन में कभी ब्लड आता था, तो उस टाइम पे हमें पता चलता था। बट तब तक सैडली डिजीज ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड हो गई। आज की डेट में ऐसा नहीं देखा जाता है, पेशेंट समझदार है और हमें जल्दी पता चल जाता है। अगला सवाल ये आता है कि अगर मास पता चल गया है तो अगला क्या करना है उसके बारे में। सबसे पहले आपने अपने यूरोलॉजिस्ट या यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रेंड से मिलना है, डॉक्टर से मिलना है। वो आपकी बैठ के इवैल्यूएशन करेंगे सीटी में। किडनीज में जो मासेस मिलते हैं उसके बेसिस पे हम कभी भी कोई कॉल नहीं ले सकते, ट्रीटमेंट कॉल। सीटी या एमआरआई ये जो है गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं अगर हमें एक आगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना है, ये भी जानना है कि आगे कुछ करने की जरूरत है कि आगे का ट्रीटमेंट जो है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, उस मास का नेचर क्या है। मास का नेचर मतलब उसका साइज क्या है, वो एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है, और उस मास के साथ साथ और कहीं पे इन्फिल्ट्रेशन है कि नहीं है। यानी कि एक मास है जो कि छोटा है, किडनी की सतह पे है, बाकी सारे एसेंशियल स्ट्रक्चर्स से दूर है। दूसरा एक मास है जो कि छोटा है लेकिन किडनी के बिल्कुल वाइटल वेसल्स के आसपास बैठा हुआ है। तीसरा एक मास है जो कि छोटा है लेकिन उसकी वजह से जो है आपकी जो खून, किडनी की खून की वेसल्स हैं उसके अंदर एक थ्रोम्बस बनना शुरू हो गया। तो जो बिल्कुल बाहर छोटा सा मास पड़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा बिनाइन टाइप का हो सकता है या उतना कम एग्रेसिव हो सकता है, स्मॉल लीनियल मास की कैटेगरी में भी आ सकता है अगर लेस देन 4 सेंटीमीटर का है। यही मास अगर सेंटर में बैठा हुआ है, साइनस फैट के आसपास है या साइनस के फैट को इन्वॉल्व कर रहा है, या इसके साथ जो है कोई थ्रोम्बस बन रहा है, यानी खून की एक गांठ बन रही है उसके अंदर, तो ये बहुत ही एडवांस कैटेगरी में आ जाता है। ये सीधा T3 और T4 कैटेगरी में चला जाता है। बहुत ही बिल्कुल जो आप समझ सकते हो, बिल्कुल लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज है। तो मास जो होता है यानी उसका जो साइज होता है, दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि हम लोग ये देखते हैं कि कैसे ट्रीट करना है। उसकी लोकेशन कितना ज्यादा इन्वेजिव है, उसने और आसपास जो है कोई रहता और फैला रखा है नहीं फैला रखा, हमें इस चीज के बारे में देखना पड़ता है। ये हो गया ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं दूसरा फैक्टर, वो है कि पेशेंट क्या ट्रीटमेंट टॉलरेट कर सकते हैं। एक तरफ पेशेंट है जो कि रिलेटिवली फिट फिजिकल हेल्थ में है, बहुत लंबी लाइफ आगे पड़ी हुई है और पेशेंट प्रोडक्टिव है बिल्कुल। ऐसे पेशेंट में जाकर के हमेशा समझदारी रहती है कि आप जाकर के उस ट्यूमर को निकाल दो। आजकल हमारे पास रोबोटिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हम बहुत इजीली जाते हैं, उस ट्यूमर को निकाल देते हैं, किडनी को बचा लेते हैं। दूसरा, एक पेशेंट है जो कि बहुत ही फैग एंड ऑफ द लाइफ पे है, जिनको और भी एडवांस्ड डिजीजेस मौजूद हैं, जैसे बहुत एक्सटेंसिव लंग कंडीशन है, बहुत एडवांस कार्डियक कंडीशन है, बहुत एडवांस लिवर कंडीशन है। तो ऐसे केसेस में जो है सर्जरी का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट्स में जो है अगर स्मॉल रीनल मासेस है तो उनको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, यानी कि ये देखो उसको टाइमली मॉनिटर करके हर 6 महीने साल भर में कि क्या वो ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो परेशानी पेशेंट को दे रहे हैं या नहीं दे रहे। एंड इफ इट रियली कम्स टू ट्रीटमेंट, उसमें एक ऑप्शन जो है क्रायो अब्लेशन का, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन का या माइक्रोवेव अब्लेशन का भी होता है, जिसमें कि पेशेंट को बहुत एक्सटेंसिव एनेस्थीसिया या सर्जरी के रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है। पतले पतले प्रोब्स होते हैं जो कि ट्यूमर के अंदर डाले जाते हैं, उनको या तो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से या रेडियो फ्रीक्वेंसी से या क्रायोबलेशन से जो है या तो जला दिया जाता है या फिर फ्रीज कर दिया जाता है ताकि बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। अगर किसी का मास इतना ज्यादा छोटा है या इतना ज्यादा बड़ा है कि वो लोकली स्ट्रक्चर्स को इन्वेड कर रहा है, तो उस केस में हम किडनी भी नहीं बचा पाते। उस केस में जाकर के हमें पूरी की पूरी किडनी निकालनी पड़ती है। देखो, कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं उसके जो है प्रायोरिटीज बड़ी सेट रहती है। सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है पेशेंट सेफ्टी, उसके बाद प्रायोरिटी रहती है कैंसर कंट्रोल, उसके बाद प्रायोरिटी रहती है किडनी प्रिजर्वेशन। यानी कोई भी ट्रीटमेंट करें, सबसे पहले उसमें जो है पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, पेशेंट सेफ रहना चाहिए। उसके बाद आता है कि हमें जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें पूरा का पूरा हमें कैंसर निकालना है। और लास्ट प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि अगर पॉसिबल हो तो हम वो किडनी को बचा लें। इस ऑर्डर में जाते हैं। तो जो मैंने इससे पहले बात कही है, अब आप अगर उसको इस कैटेगरी में डाल के देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि ट्रीटमेंट डिसीजन मेकिंग इज वेरी सिंपल। इस तरीके से होते हैं किडनी ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट। अगर आप बात करते हो स्पेसिफिकली, अब जैसे मोस्टली मेरे से पेशेंट पूछते हैं कि सर 4 सेंटीमीटर का मास है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं एज अ डॉक्टर जो है हमेशा ये देखता हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर का मास जो है कहाँ बैठा है, इसके साथ और कोई परेशानी है कि नहीं,
क्या ये अकेला मास है या इसके अलावा और भी किडनी में मासेस बैठेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है एज अ पार्ट ऑफ VHL सिंड्रोम। तो ऐसे में पेशेंट को जो अभी मासेस है वो फ्यूचर में भी बनेंगे, तो मुझे ये भी ट्रीटमेंट डिसाइड करना है कि किसी तरीके से इस ट्यूमर को मुझे टैकल करना है जिससे मैं किडनी बचा सकूं, बिकॉज देयर आर वेरी हाई चांसेस कि दोबारा ट्यूमर बनेगा। या उसी टाइम पे मान लो दूसरी किडनी में है, तो मुझे कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है कि दोनों किडनी सेफ रहे और ट्यूमर भी चला जाए। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं। उसमें जो रोबोटिक सर्जरी होती है या जिसको हम पार्शियल सिस्टेक्टमी करते हैं, जो कि बेस्ट रोबोटिक तरीके से होता है, दैट हैपेंस टू बी वन ऑफ द ट्रीटमेंट जिसमें हम किडनी को बचा सकते हैं, बट दैट इज श्योरली नॉट द ओनली ट्रीटमेंट। आजकल क्रायो एब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन, जैसे मैंने आपको सारा बताया था, ये काफी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आए हैं। तो अब जैसे हमारे भी कुछ पेशेंट्स रहे हैं जिनको कि VHL सिंड्रोम रहा है, जिनको काफी सारे किडनी में ट्यूमर्स भरे पड़े हैं, तो हमें पता है कि उस किडनी को जाकर के ना बहुत एक्सटेंसिवली ऑपरेट नहीं कर सकते, तो उसमें ये वाले जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ कुछ केसेस में जो है ड्रग्स का भी रोल आता है, इम्यूनोथेरेपी का भी रोल आता है, जिसमें प्राइमरी कंट्रोल करके और ड्रग्स को दिया जाता है ताकि बाकी ट्यूमर को सुखाया जा सके। तो जितने जितने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं उतने अलग अलग तरीके के ट्यूमर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और हर एक पेशेंट के हिसाब से इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमें बनाना पड़ता है और इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। अगर सिर्फ इस चीज को लेकर के आपका सवाल है कि मेरा ट्यूमर 4 सेंटीमीटर का, अकेले क्या करना है इसके बारे में, तो इसके लिए मुझे पूरी ये सारी इवैल्यूएशन चाहिए। तो आपका जो सवाल है कि सर 4 सेंटीमीटर का मास है, क्या करें इसके बारे में, उसके लिए मुझे और सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो, तो यू कैन कम एंड सी मी एंड लेट अस हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन। थैंक यू।